साथ नमस्कार। हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने कुछ उनकी सामान्य जानकारी पढ़ ली थी। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था, उसका कालक्रम क्या था। इस प्रकार की कुछ हमने टॉपिक पिछली कक्षा में पढ़ लिए हैं। अब आज की इस कक्षा में हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता है उनसे जुड़े कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जब आप ये निर्माता वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो कहीं जब आप गाइडों की ओर जाएंगे तो एक आपको सामान्य से प्रक्रिया नजर आएगी कि एक तरफ तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता से जुड़े जितने भी सिद्धांत है वो सिद्धांत लिखे हुए रहेंगे, और दूसरी तरफ उन सिद्धांतों का जो समर्थन करने वाले हैं उन इतिहासकारों या विद्वानों के नाम लिखे हुए रहेंगे। तो आप सीधा रटते हो कि किस समर्थक ने, किस विद्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया है। जैसे कि आप इस बात को समझेंगे, जैसे यहाँ पर एक्स नाम दे दिया, रख दिया यहाँ पर, और कह दिया कि एक्स व्यक्ति ने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के विदेशी सिद्धांत दिया, ये आपने रट दिया। लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि उन्होंने विदेशी क्यों कहा, इसके पीछे क्या तर्क है, उस तर्क का किस प्रकार से खंडन किया जा सकता है, तो ऐसी बातें आप नहीं कर पाते हो, ऐसी बात आप पढ़ते ही नहीं हो। और जब परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आता है और आप रटकर तो केवल लिए जाते हो, फिर हम कहते हैं कि डीप प्रश्न आ गए, जबकि डीप नहीं है। जब आप फर्स्ट ईयर की कोई आपके यूनिवर्सिटी बुक देखेंगे तो उनमें भी आपको इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं से संबंधित विभिन्न सारे सिद्धांत, उनके तर्क, वो किस आधार पर खंडन किए गए वो तर्क, वो सारी बात आपको देखने को मिलती है। तो आज की कक्षा में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए, उनके निर्माताओं से जुड़े हुए कौन कौन सिद्धांत है, उनके समर्थक कौन है, और वो तर्क क्यों दिए गए हैं, उन तर्कों किस प्रकार से खंडन किया जाता है, वो सारी बात आज हम कक्षा पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखें, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता से जुड़े सामान्यतः दो मत प्रचलित हैं। एक इतिहासकारों को जो समूह है वो इस बात की ओर संकेत करते हैं, इस बात की ओर जोर देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो विदेशी थे। विदेशी से यहाँ तात्पर्य हो गया कि कुछ विद्वान तो उसे मिस्र की सभ्यता से जोड़ते हैं और कुछ विद्वान उसे मेसोपोटामिक सभ्यता से जोड़ते हैं। लेकिन विद्वानों का एक धड़ा ऐसा है, एक समूह ऐसा है जो ये मानता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता विदेशी न होकर स्वदेशी थे। अब स्वदेशी मत को लेकर भी विद्वानों में मतांतर है। जैसे स्वदेशी में कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण वैदिक आर्यों ने किया, तो कुछ विद्वान कहेंगे इनके द्रविड़ निर्माता थे। कुछ आपके इतिहासकारों का मानना है कि जो आधुनिक पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वहां पर जो ग्रामीण सभ्यताएं विकसित हुई थी उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। और एक धड़ा ऐसा है जो ये कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास को अचानक नहीं हुआ, ये कोई अचानक हुई प्रक्रिया नहीं है, ये उसी क्षेत्र में पहले से निवास कर रही कई सारी ग्रामीण संस्कृतियों से निरंतर विकसित होते हुए आपके सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ। तो इसे बोलते हैं क्रमिक विस्तार का सिद्धांत। हम इन सारे सिद्धांतों को आपके डिटेल से पढ़ेंगे और अंत में इन निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे कि इनमें सबसे सटीक जो आपके सिद्धांत है वो कौन सा है और परीक्षा में हमें किस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन करना चाहिए, वो सारी बात हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले विदेशी उत्पत्ति के मत को देख लेते हैं कि विदेशी उत्पत्ति का जो मत है उसके समर्थक कौन कौन है और इन समर्थकों ने क्या क्या तर्क दिए हैं और आधुनिक काल में इन तर्कों का किस प्रकार से खंडन किया जा रहा है। ये सारी बातें हम आज की कक्षा में देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि क्या सिंधु सभ्यता के निर्माता विदेशी थे, यह प्रश्न हमारे सामने उठता है। तो कई सारे ऐसे हमारे विद्वान हैं, इतिहासकार हैं जो ये बात साबित करने का प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो निर्माता है वो स्वदेशी नहीं थे, वे विदेशी जातियां थी। जैसे जॉन मार्शल महोदय, गार्डन चाइल्ड महोदय, मार्टिमर व्हीलर महोदय, क्रेमर महोदय, एच.डी. सांकलिया और डी.डी. कोसाम्बी, ये ऐसे विद्वानों का समूह है जो ये मानता है कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता है वे विदेशी हैं। और विदेशियों में इनका मानना है कि मिस्र और मुख्यतः अगर माने तो मेसोपोटामिया, इस सभ्यता के निवासियों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का आपके विकास किया है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपके आर.एस. प्री में पूछा जा चुका है। अब इनसे जुड़े हुए कुछ विद्वानों ने कई कथन भी कहे हैं। जैसे मार्टिमर व्हीलर महोदय कहते हैं कि सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश था। ये सुमेरियन सभ्यता जो सुमेर है आपके स्थान, ये सुमेर स्थान आपके मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। मार्टिमर व्हीलर महोदय कहते हैं कि जो आपके सभ्यता की भावना है भारत में वे सुमेरिया से ही आई है। इसी प्रकार क्रेमर महोदय कहते हैं कि 2400 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के लोग ही सिंधु पहुंचे थे और मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सिंधु सभ्यता का उद्विकास किया था।
तो आप इन कथनों से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार मार्टिमर व्हीलर और क्रेमर मोदी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का जो निर्माता है वो मेसोपोटामिया के लोग थे। अब बात यहां ये उठती है कि आखिरकार इन विद्वानों ने इस मत को क्यों प्रचलित किया, इस मत का क्यों समर्थन किया। तो इन विद्वानों के समूह को कुछ ऐसी समानताएं दिखाई दी है। अब समानताएं किनमें? मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु सभ्यता, इन दोनों की सभ्यताओं में कुछ समानता ही नजर आई है, जिनकी वजह से उन्होंने विदेशी मत के सिद्धांत का समर्थन किया। इनके साथ ही हम देखते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो कई सारी ऐसी बातें हैं, कई सारे ऐसे गुण हैं, कई सारे ऐसे स्वरूप हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे लग रही है कि मेसोपोटामिक सभ्यता से प्रभावित है। तो एक तो आपके समानता होना और एक प्रभावित होना, ये दोनों बातें, इन दोनों बातों को आधार बनाकर इस समूह ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे आपके मेसोपोटामिया से जुड़े हुए थे। अब कैसे समानताएं दिखी है उनकी ओर देखते हैं। तो पहले जो समानताएं जिक्र करते हैं वह नदियों का महत्व है। इन समूह के लोगों का मानना है कि जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे विकसित हुई। इसी प्रकार जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वे आपके दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई। और जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। तो जो ये विद्वानों का ग्रुप है ये कहने का तात्पर्य इनका ये हुआ कि इन सभी सभ्यताओं के उद विकास के पीछे नदियों का महत्व है, नदियां जुड़ी हुई है इनसे। तो ये इस आधार पर ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि ये तीनों सभ्यताएं आपके एक ही हैं और मेसोपोटामिया सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता है। दूसरी ये अपने तर्क देते हैं कि नगरीय प्रकृति स्वरूप में एक रूपता है। अब ये कैसे? जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो मेसोपोटामिक सभ्यता में भी नगरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांश जो व्यापार है वो जलीय था, तो मेसोपोटामिक सभ्यता में अधिकांश व्यापार किससे किया जा रहा है? आपके जलीय भाग से किया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में मृद भांड बनाने के लिए चाक का प्रयोग किया गया है, तो मेसोपोटामिया में भी मृद भांड का निर्माण करने के लिए चाक का प्रयोग किया है। यहाँ पर एक शब्द आया है आपके मृद भांड। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो आप देखेंगे ईंटों का महत्व होना, जलीय व्यापार का महत्व होना, चाक से मृद भांड का निर्माण करना, ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, ये सारी स्वरूप है, वे दोनों सभ्यताओं पर चलित है, चाहे वो मेसोपोटामिया हो चाहे वो सिंधु हो। तो विद्वान फिर यहाँ पर इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आपके मेसोपोटामिया के लोग थे। तीसरी अगर हम बात करेंगे इनकी समानता, वह चित्रलेखन परंपरा। आए चाहे आप मिस्र सभ्यता की ओर चले जाइए, चाहे मेसोपोटामिया सभ्यता की ओर चले जाइए, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता की ओर चले जाइए, तीनों में चित्रों और लेखन की परंपरा मौजूद है। तीनों सभ्यताओं में चित्रों का निर्माण किया जा रहा है, चित्र बनाए जा रहे हैं और तीनों सभ्यता लेखन परंपरा से जुड़ी हुई है। मिस्र की लेखन परंपरा और मेसोपोटामिया लेखन परंपरा पढ़ी जा चुकी है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता की लेखन परंपरा जो लिपि अभी तक अपठित है, लेकिन ये तो पता लग रहा है कि तीनों लिखना भी जानते हैं और तीनों चित्र बनाना भी जानते हैं। तो ये भी एक इनके तर्क का आधार है कि तीनों चित्र लेखन परंपरा से जुड़े हुए थे। अगली अगर हम बात करेंगे इनकी समानता की, तो वो है ताम्र पाषाण प्रकृति। ताम्र पाषाण से मतलब होगी ऐसी सभ्यता जो पाषाण का भी उपयोग कर रही है, पाषाण मतलब हो गया पत्थर, और तांबे का भी उपयोग कर रही है। तो ऐसी सभ्यताएं जो आपके तांबे के साथ पत्थरों का भी उपयोग कर रहे हैं अपने औजारों के लिए या अपने आपके सामान्य आपके हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के लिए, तो उन सभ्यताओं को बोलते हैं ताम्र पाषाण प्रकृति सभ्यताएं। अब जो मिस्र की सभ्यता वो भी ताम्र पाषाण थी, मेसोपोटामिक सभ्यता वो भी ताम्र पाषाण थी, और सिंधु घाटी सभ्यता भी ताम्र पाषाण में आती है। तो विद्वानों को एक और यहाँ पर तर्क मिल गया है कि तीनों सभ्यता कहीं न कहीं आपस में जुड़ी हुई है। अगली जो ये बात करते हैं वो है लोहे से अपरिचित होना। मेसोपोटामिक सभ्यता के लोग भी लोहे से परिचित नहीं थे, और हम सब जानते हैं सिंधुवासी भी लोहे से परिचित नहीं थे। इसके अलावा हम देखेंगे जो इनके धार्मिक स्थल संरचनाओं के परमाणु में एक रूपता है। अब ये कैसे? जैसे कि आपके एच.डी. सांकलिया महोदय, उन्होंने एक अच्छी बात बताई यहाँ पर, और इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे भी। उन्होंने कहा था कि जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान वर्तमान में कहा आपके पाकिस्तान में, और किस सभ्यता का भाग है आगे? सिंधु घाटी सभ्यता का। बलूचिस्तान में कुछ चबूतरे मिले हैं। एच.डी. सांकलिया महोदय कहना है कि बलूचिस्तान में कुछ आपके चबूतरे मिले हैं जिनका उपयोग धार्मिक महत्व के लिए होता है। और मेसोपोटामिया के अंदर आप ये देख रहे हो इस प्रकार पिरामिड नुमा आकृति बनती है, ये भी चबूतरा नुमा ही है। इसको बोलते हैं जिगुरात। जिगुरात का मतलब होता है मेसोपोटामिया के लोग जो उनके ग्राम रक्षक देवता होते थे
उनके सम्मान के लिए इस प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं जिनको बोलते थे जिगुरात। ये धार्मिक संरचनाएं होती है। और एच.डी. सांकले महोदय कहते हैं कि ऐसे ही संरचना वाले आपके कुछ जो स्ट्रक्चर हैं वो हमें बलूचिस्तान से मिले हैं। तो जो स्ट्रक्चर आपके मेसोपोटामिया में बढ़ रहे हैं वे के वे स्ट्रक्चर आपके कहाँ बढ़ रहे हैं, आपके बलूचिस्तान में बढ़ रहे हैं। तो दोनों जगहों पर एक जैसे स्ट्रक्चर बनना इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। तो जो धार्मिक आपकी परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर विद्वान कहते हैं कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपके जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और विदेशी जो सभ्यता में आपकी कई सारी समानताएं हैं, चाहे वो नदियों के महत्व के लेकर हो, नगरीय प्रकृति स्वरूप में एक रूपता को लेकर हो, चित्र लेखन परंपरा हो, ताम्र पाषाण की प्रकृति हो, लोहे से अपरिचित है, और धार्मिक स्थल और संरचना के परमाणु में एक रूपता है। तो यहाँ पर ये इतने सारे हम सब बातें पढ़ते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं मान बैठते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता हैं वे आपके विदेशी हैं। इन समानताओं के बाद हमें कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं जो इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि जो मेसोपोटामिक सभ्यता है और जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं विभिन्न आयामों में प्रभावित भी है। जैसे मैं यहाँ पर कई सारे आपको उदाहरण दूंगा जो इस बात को संकेत कर देते हैं कि सिंधु सभ्यता की कई सारे आपकी मान्यताएं मेसोपोटामिया सभ्यता से जुड़ी हुई है और मेसोपोटामिया की कई सारी मान्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। जैसे पहला मैंने आपको यहाँ लिखकर बताया कि मेसोपोटामिया की जो मोहर है उस पर है सिंधु वृषभ का चित्रांकन। आप सब जानते हैं एक आपके मेसोपोटामिया के अंदर एक शहर था जिसका नाम था अक्कद। अक्कद का एक राजा था जिसका नाम था सारगोन। जब आप मेसोपोटामिया और जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो इस राजा का नाम आप खूब सुनते हैं, सारगोन। अब यहाँ पर इस मोहर को देखिए, यहाँ पर जो ये राजा नजर आ रहा है ये सारगोन है। इस सारगोन के दोनों ओर जो आपको आकृतियां दिखाई दे रही है पशुओं की वो वृषभ है। और विद्वानों की यह मानना है कि जो ये वृषभ है ना ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण और धार्मिक महत्व का पशु था। आप सब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो आपके कुबड़ वाले बैल हैं, जो वृषभ हैं, उनको एक प्रकार से धार्मिक रूप से मानते थे। और सारगोन अपने अभिलेखों में इस बात का दावा भी करता है कि जो ये वृषभ है ये मैंने आपके मेलुआ से मंगवाए हैं। और आप सब जानते हैं कि जो मेलुआ शब्द है ये मेलुआ शब्द आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ पशुओं की आपकी बिक्री कहाँ हो रही है, मेसोपोटामिया में हो रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है। और वहां के शासक सिंधु सभ्यता के जो आपके पशु हैं उनका अंकन अपनी मोहरों में करवा रहे हैं। तो विद्वान इस बात को इस दिशा की ओर मोड़ते हैं कि मेसोपोटामिया ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया है। ठीक इसी प्रकार आपकी दूसरी मोहर भी नजर आ रही है जहां पर एक व्यक्ति अपने हाथों से आपके बाघ या शेर से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से भी मिलती हैं और ऐसी मोहरें हमें हड़प्पा से भी मिलती है। ये बात भी आप सब जानते हैं कि मेसोपोटामिया के अंदर एक शहर था जिसका नाम था सुमेर, और इस क्षेत्र का एक राजा था जिसका नाम था गिलगेमिस। अभी आपने सारगोन राजा पढ़ा वो तो अक्कद का था, अब आप एक सुमेरियन राजा पढ़ रहे जिसका नाम है गिलगेमिस। गिलगेमिस के बारे में एक कथा प्रचलित है कि वो इतना बड़ा योद्धा था कि जो शेर, ये हम बोल सकते हैं जो बाघ है, उनसे अपने हाथों से लड़ता था। और मेसोपोटामिया की मोहरों में कई सारी ऐसी मोहरें हैं जहां पर जो आपके गिलगेमिस है उसको दोनों ओर से, दोनों हाथों से बाघों से लड़ता हुआ दिखाया गया है। अब यही आकृति आपको सिंधु घाटी सभ्यता में नजर आ रही है। तो एक मेसोपोटामिया की मोहर पर अंकित जो चित्र हैं, जो आयाम हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे आया? ये तभी आ सकता है जब दोनों सभ्यताओं में कोई न कोई संपर्क रहा हो। तो विद्वान इस बात को भी इस ओर मोड़ देते हैं कि ये मेसोपोटामिया की जो बातें हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में इसीलिए आई क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता मेसोपोटामिया ही थे, यानी विदेशी थे। तो आप इन दोनों मोहरों को देखकर अच्छी तरीके से आप ही समझ गए। अब आप क्या करते हो विद्यार्थियों, जैसे फैक्ट पढ़ते हो, आप पढ़ते हो कि मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से मेसोपोटामिया की जो आपके सुमेरियन राजा गिलगेमिस है उसकी प्रकृति वाली मोहरें मिली है। लेकिन आपने कभी ये सोचने का प्रयास नहीं किया कि इन मोहरों के मिलने के पीछे क्या क्या तर्क लगाए जाते हैं, क्या क्या अनुमान लगाए जाते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आसानी से आपको चीजें और याद हो जाएगी। अगर हम अगली बात करेंगे तो मूर्ति शिल्प, वस्त्र और केश विन्यास में एकता। अब ये कैसे? जैसे आपने इस मूर्ति को देखा, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मूर्ति है जिसको सामान्यतः पुरोहित राजा की उपमा दी जाती है। यह सवाल भी आपके फर्स्ट ग्रेड कई सारे परीक्षा में इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो आप इस मूर्ति को देखिए, इस मूर्ति का जो केश विन्यास है या जो इसके जो आप देख रहे हो दाढ़ी वगैरह बनी हुई है और इसके जो बदन पर किस प्रकार की आपके सोल ओढ़ी हुई है। अब ये सारी की सारी जो आकृतियां, आंखें बंद होना, केश विन्यास होना, दाढ़ी बनाने की संरचना,
वस्त्रों की संरचना, ये सारी सारी संरचनाएं मेसोपोटामिया के राजाओं के लिए इस्तेमाल होती थी। जब मेसोपोटामिया के राजाओं की मूर्तियां बनती थी तो वो इसी प्रकृति की बनती थी। तो ये बात भी इस ओर संकेत कर रही है कि कहीं न कहीं मेसोपोटामिया के लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को उद विकास करने वाले थे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें खूब सारी मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में समानताएं नजर आ रही हैं और हमें ऐसी बातें भी नजर आ रही है जिससे हम कह सकते हैं कि दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से प्रभावित है। और इन दोनों बातों के आधार पर ही कई सारे विद्वानों ने महत्व है और कई सारे विद्वानों ने बताने का प्रयास किया है कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, जिनमें जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमल व्हीलर, क्रमर, एच डी सांकलिया और डी डी कोसाम्बी महोदय है। लेकिन विद्यार्थियों आपको ध्यान रखेंगे कि जो विदेशी उत्पत्ति का मत है, अब जब हमने ये समानता और प्रभावित वाले पॉइंट पढ़े हैं तो हमें ऐसा लगने लग गया कि हाँ, विदेशी लोग ही इस सभ्यता का निर्माता है। लेकिन आपको ये बात भी जाननी है कि विदेशी उत्पत्ति का मत अब स्वीकार नहीं किया जाता। ये एक प्रकार की रूढ़िवादी आपके सोच है, रूढ़िवादी आपके हम कह सकते हैं कि सिद्धांत है कि विदेशी लोगों ने सिंधु सभ्यता का विकास किया है। हम अब कई सारे खंडन, हम कई सारे ऐसे तर्क देखेंगे जिनसे हम इस बात को काट देंगे कि सिंधु सभ्यता के निर्माता विदेशी नहीं है। और उनमें सबसे पहले हम देखते हैं लिपि में असमानता। आप सब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कीलाक्षरी है, जबकि माफ कीजिए जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि है वो कैसी है, आपके कीलाक्षरी है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। जब मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि है तो लिखने की परंपरा है, उसमें अक्षरों का महत्व है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसमें चिन्ह और चित्रों का महत्व है। मेसोपोटामिया की जो लिपि पढ़ी जा चुकी है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी है। अगर दोनों सभ्यताएं एक ही होती तो जाहिर सी बात है तो दोनों सभ्यताओं की लिपि पढ़ लेते, या दोनों की लिपि नहीं पढ़ी जाती। लेकिन एक सभ्यता की लिपि पढ़ी जा चुकी है, दूसरी की अभी तक नहीं पढ़ी गई है, तो जाहिर सी बात है दोनों सभ्यताएं अलग अलग है। मेसोपोटामिया की सभ्यता से लिपि लिखी जाती है तो वहां पर 900 अक्षरों का प्रयोग किया गया है, जबकि सिंधु वाली में 250 से 400 अक्षर ही प्रयुक्त हुए हैं। तो आप देखिए कि किस प्रकार से हमें अंतर नजर आ रहा है। अगर हम अगली बात करेंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कृषि प्रधान है, वहां पर कृषि का ज्यादा महत्व था। उसका जो अर्थव्यवस्था का मुख्य बिंदु कृषि पर टिका हुआ था। लेकिन सिंधु सभ्यता व्यापार प्रधान थी। उसकी जो इतनी बड़ी नगरीय विशेषताएं हैं, वो इतनी बड़ी उसकी नगरीय स्वरूप है, उसके पीछे कारण उसका व्यापार था। तो अगर मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता एक ही होती तो दोनों या तो कृषि प्रधान होती या फिर दोनों व्यापार प्रधान होती। लेकिन दोनों में अंतर है और ये अंतर इस बात को संकेत कर रहा है कि दोनों के निर्माता एक नहीं है बल्कि अलग अलग है। आगे अगर बात करेंगे दोनों की मुहरें, देखो आपको बेलनाकार मुहर नजर आ रही है। ये बेलनाकार मुहर आपके मेसोपोटामिया में प्रचलित है, और जबकि आपके वर्गाकार और आयताकार जैसे मुहरें नजर आ रही हैं, ये किस सभ्यता में प्रचलित है, आपके सिंधु सभ्यता। अगर दोनों क्षेत्र एक होते तो दोनों में एक समान आपके मुहरें चलती, लेकिन मुहरों की प्रकृति में भी अंतर नजर आ रहा है। तो ये बात इस ओर संकेत कर रहा है कि दोनों सभ्यताएं अलग अलग हैं। आगे देखिए ईंटों के स्वरूप में अंतर। मेसोपोटामिया की सभ्यता की ईंटों के प्रयोग में या ईंटों के निर्माण में कोई निश्चित ढांचा नहीं है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें हमेशा 4:2:1 उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निश्चित होती है, वो इसी क्रम में बनती है। आपने ये बात तो कह दी दोनों ईंटों का प्रयोग करते हैं, और इस बात के आधार पर आपने कह दिया कि दोनों सभ्यताएं एक हैं। लेकिन जब इस बात की गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की ईंटों में एकरूपता नहीं है, उनकी संरचना एक जैसी नहीं है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों का निर्माण होता है तो उनकी संरचना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक समान होती है। अगली अगर हम बात करेंगे तो नगर विन्यास में अंतर। अब नगर विन्यास के अंतर मतलब क्या होता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जितने भी नगर है वो अव्यवस्थित है, ना उनमें सड़कें निश्चित हैं, ना उनमें नालियां निश्चित हैं। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता हम जानते हैं सड़कें समकोण प्रकार की है, भूमिगत नालियां हैं, साफ सफाई में वो आज के आधुनिक समय के शहरों से भी बहुत आगे थे। तो अगर दोनों के निर्माता एक होते तो या तो दोनों के नगर अव्यवस्थित होते या फिर व्यवस्थित होते। तो नगरीय विन्यास में भी हमें अंतर नजर आता है। फिर बात करते हैं मृद भांड कला। मृद भांड का मतलब हो गया मिट्टी के बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता जितने भी आपकी मृद भांड है उस पर हमें चित्रांकन नजर आता है, चित्र नजर आते हैं अधिकतर। जबकि मेसोपोटामिया के जो मृद भांड है उनमें रेखाओं के माध्यम से उनको आपके चित्रित करने का प्रयास किया गया है। तो एक तो रेखांकन को महत्व दे रहा है और एक आपके चित्रांकन को महत्व दे रहा है। तो ये भी इन दोनों में अंतर है। और जो अंतिम अगला हमें नजर आ रहा है वो है इनके धर्म में भी एक रूपता नहीं है। जैसे कि एच डी सांकले मोदी ने कहा था कि मेसोपोटामिया में जिगुरात बनते थे, ऐसी इमारतें जो वहां के देवताओं को समर्पित होती थी, और ऐसी इमारत आपके बलूचिस्तान में बनती है। ये तर्क आपने एच डी सांकले मोदी ने दिया था, और इस आधार पर उन्होंने कहा था कि दोनों सभ्यताएं एक है।
लेकिन जब इस बात के आप गहराई में जाएंगे तो हमें अंतर नजर आएगा। जैसे मेसोपोटामिक सभ्यता मंदिर बनते हैं और मंदिर वहां की सभ्यता में महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी हम पुरातात्विक स्रोत देखे हैं, कोई भी 100% दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये मंदिर है। सिंधु घाटी सभ्यता में ना तो मंदिर हमें मिले हैं, ना मंदिर से जुड़ी संरचनाएं हमें मिली है। मेसोपोटामिक सभ्यता में दफनाने की परंपराएं थी, पर उनकी कब्र का भव्य होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जलाते भी थे और दफनाते भी थे। जब दफनाए जा रहे हैं तो उनकी सामान्य कब्रगाह है। देखिए यहाँ पर भी आपको धर्म में भी अंतर नजर आ रहा है, तो ये भी इस बात को संकेत है कि दोनों सभ्यताएं एक जैसी नहीं है। तो अब आप इस बात को समझ चुके हैं कि जो ये विदेशी उत्पत्ति का मत है, इसको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इस मत के समर्थक कौन है। फिर हमने क्या पढ़ा, विदेशी क्यों मानते हैं, क्योंकि समानताएं हैं और एक दूसरे से प्रभावित है। फिर हमने पढ़ा कि क्या क्या समानताएं हैं, तो हमने कहा नदियों में समानता है, नगरीय प्रकृति में समानता है, चित्रलेखन में समानता है, ताम्रपाषाण प्रकृति है, लोहे से अपरिचित है, धार्मिक संरचनाओं में समानता है। और फिर हमने कहा कि ये विभिन्न प्रकार जो आपके पशुओं के चिन्ह हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं, वो समान है, केश विन्यास समान है। और फिर हमने सारी बातों को खंडन किया। हमने कहा लिपि में असमानता है, मेसोपोटामिया में कृषि प्रधान है तो सिंधु व्यापार प्रधान है। फिर मोहरों में असमानता है, फिर ईंटों के स्वरूप में असमानता है, नगरीय विन्यास में असमानता है, मृत भांड कला में असमानता है, धर्म में असमानता है। तो इतनी सारी बातें हमने इनके असमानता की ओर बता दी। तो हमने यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण मेसोपोटामिया ने की, जो तर्क दिया जा रहा है ना, इस तर्क का हमने खंडन भी कर दिया। अब आपके चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट कोई पीसीएस हो, चाहे किसी प्रकार के टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम हो, वहां पर कैसे भी प्रश्न पूछे, आप उन प्रश्नों का आसानी से जवाब दे पाएंगे। हमने ये रटा नहीं है कि भाई एक प्रकार हमने कह दिया कि मेसोपोटामिया उत्पत्ति के सिद्धांत और एक तरफ उनके समर्थक, हमने इसे रटा नहीं है। हमने इस बात को गहराई से पढ़ने का प्रयास किया है कि कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं। अब विद्वान कहते हैं कुछ कि आजकल डीप प्रश्न पूछने लगे, डीप नहीं पूछे। ये जितने हमने बातें पढ़ी है, यह आपके एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी में 11th 12th में पढ़ा दिया जाता था। तो ये 11th 12th की बातें हैं केवल। तो जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको 11th 12th की बातें ही नहीं पता है, तो फिर आपका एग्जाम देने कोई फायदा नहीं है। गाइड पढ़कर आप किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। इनकी उत्पत्ति से जुड़ा हुआ सिद्धांत दिया जा रहा है, वो है 4 प्रजातियों का साक्षी। इसको भी हम विदेशी उत्पत्ति में रखते हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हुआ था, तो उस उत्खनन में हमें कई सारे ऐसे मस्तिष्क, कई सारे ऐसे हमें हड्डियों के अवशेष मिले हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रजातियों से जुड़े हुए हैं। कुछ आपके अवशेष पुरावशेष भूमध्य सागरीय हैं, कुछ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, कुछ मंगोलाइड है, कुछ अल्पाइन है। इनमें जो अधिकतर हमें पुरातत्व या पुराकालीन अवशेष मिले वो भूमध्य सागरीय हैं। इसलिए विद्वानों को एक धड़ा यह कहता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं, जो उनके निर्माता है, वो भूमध्य सागरीय, ऐसा माना गया है। तो इस छोटे से भी आपके सिद्धांत को थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता मूल थे कौन थे, तो वहां पर 4 जब ऑप्शन हो तो उनमें से राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, आपके भूमध्य सागरीय। तो विद्वानों साथियों, और इस आज के इस कक्षा में जो हमने विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा है, वो आपको मेरे हिसाब समझ में आया होगा। अब अगली कक्षा में हम अगले जो जितने भी सिद्धांत उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।